क्योंकि झंडे पे चांद होना और चांद पे झंडे होने में औकात का अंतर होता है। चंद्रयान 3 की 1, 0, all engine running. नमस्कार दोस्तों, मानव सभ्यता के इतिहास में मनुष्य जाति की सबसे लंबी छलांग। जब 20 जुलाई 1969 अमेरिका का अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट चांद पर उतरा। चांद की सतह पर कदम रखने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री थे नील आर्मस्ट्रांग और दूसरे यात्री बने एडविन एल्ड्रिन। नील आर्मस्ट्रांग ने धरती पर एक संदेश भेजा, वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन एंड वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। मतलब है मनुष्य जाति के लिए एक छोटा कदम और मानव जाति के लिए एक लंबी छलांग। अमेरिका का अपोलो मिशन जो कि 1969 में हुआ था, उसके लगभग 30 साल बाद 1999 में भारत में भी चंद्र मिशन की बात की गई और 15 अगस्त 2003 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लाल किले की प्राचीर से यह उद्घोषणा की, भारत एक ऊंची उड़ान लेने के लिए तैयार है कि भारत चंद्रमा पर अपना अंतरिक्ष यान भेजेगा। इसका नाम होगा चंद्रयान। फिर शुरू होता है भारत का मिशन चंद्रयान। और मिशन चंद्रयान को समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि सैटेलाइट की लॉन्चिंग कैसे होती है। रॉकेट दोस्तों बेसिकली 3 स्टेज में बना होता है। 3 स्टेज हम इसके फॉलो करने होते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेज होता है दोस्तों, पहले स्टेज में जो सॉलिड फ्यूल होता है वो बर्न होना शुरू होता है। तो ये देखिए दोस्तों, जो सॉलिड फ्यूल है ये बर्न होना शुरू हो गया है पहले स्टेज में। और इसके बाद न्यूटन के 3rd लॉ के अकॉर्डिंग हॉट गैसेज नीचे की तरफ और रिएक्शन ऊपर की तरफ, और रॉकेट जो है मूव करना शुरू कर देता है। और ये जो दोस्तों आप देख रहे हैं यही है पहला स्टेज, जिसको बूस्टर रॉकेट भी कहते हैं। ये जो साइड से लगा हुआ है, पहले बूस्टर रॉकेट डिटैच होता है तो पहला स्टेज खत्म। अब देखिए दोस्तों, ये जो लिक्विड स्टेज है वो भी यहाँ पे डिटैच हो गया। देखिए दोस्तों, येलो कलर का है, ये है सैटेलाइट। और ये तीसरे स्टेज के बाद डिटैच हो जाता है, फिर अर्थ का रोटेशन करना शुरू कर देता है केपलर लॉ के अकॉर्डिंग। पहले छोटे ऑर्बिट में घूमता है, फिर धीरे धीरे ऑर्बिट बड़ी होती चली जाती है। उसके मून के ऑर्बिट में चला गया तो सैटेलाइट मून के ऑर्बिट में लगभग 100 किलोमीटर ऊपर ये लैंडर और अलग हो जाते हैं। और फिर लैंडर जो है लैंड करता है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। फिर लैंडर से रोवर निकलता है और यही रोवर जाकर डिटेक्ट करेगा मून के सरफेस को। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा, जबकि चंद्रयान 2 वहीं पर क्रैश लैंड हो गया था। अगर इस बार हम करने में सफल रहे तो हम दुनिया के ऐसे चौथे देश बन जाएंगे, अमेरिका, रूस और चाइना के बाद, जो चंद्रमा पर लैंड करेगा। और दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाले हम दुनिया के पहले देश होंगे। चंद्रयान फर्स्ट भारत के अंतरिक्ष इतिहास का सबसे गौरवपूर्ण क्षण, जब पहली बार चंद्रमा के लिए एक अंतरिक्ष यान भेजा गया। दिन था 22 अक्टूबर 2008। 22 अक्टूबर 2008 को रॉकेट PSLV-C11 से चंद्रयान फर्स्ट, जिसका वेट था 1380 किलोग्राम, इसको चंद्रमा के लिए सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से भेजा गया। और इस मिशन का सफलतापूर्वक अंत होता है 30 अगस्त 2009 को। तो चंद्रयान फर्स्ट का मुख्य उद्देश्य था चांद पर पानी की खोज करना। क्या चांद पर पानी है? तो चंद्रयान के प्रक्षेपण के लगभग 15 दिन बाद MIP मून इंपैक्ट प्रोब यान से अलग होकर चंद्रमा की सतह पर उतरा और चंद्रमा पर खनिज और चट्टानों की सतह पर पानी के कणों की मौजूदगी के पुख्ता संकेत दिए। इस तरह इस सदी के महत्वपूर्ण खोज चांद पर पानी की मौजूदगी का पूरा श्रेय भारत को जाता है। हमने इतिहास रचा। चंद्रयान फर्स्ट की सफलता से चंद्रयान 2 की नींव रखी गई। दिन 22 जुलाई 2019 जगह सतीश धवन स्पेस सेंटर। यहाँ पे PSLV Mark 3 रॉकेट हमारे चंद्रयान, जिसका वेट था 3877 किलोग्राम, को लेकर लॉन्च होता है। लेकिन 6 सितंबर 2019 को लैंडिंग फेज के दौरान इसका लैंडर से सॉफ्टवेयर ग्लिच के कारण क्रैश कर गया और मिशन असफल रहा। दिन 14 जुलाई 2023 जगह सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। यहां से 2:35 दोपहर को चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। सबकी नजर भारत पर थी और भारत की नजर चांद पर। 3900 किलोग्राम के चंद्रयान को LVM-3 रॉकेट से श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया और लॉन्चिंग के मात्र 16वें मिनट के बाद चंद्रयान 3 पृथ्वी की जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में स्थापित हो गया। जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट पृथ्वी के ऊपर वह कक्षा है जहां सैटेलाइट पृथ्वी के अबाउट रोटेशन लगभग 24 घंटे में कंप्लीट करता है, जो पृथ्वी के अपने एक्सिस पर एक कंप्लीट रोटेशन के बराबर है। आसान शब्दों में हम यह कहें कि पृथ्वी से सैटेलाइट को जब हम देखेंगे तो सैटेलाइट स्थिर नजर आएगा। तो दोस्तों, अब हम उस रॉकेट की बात करते हैं जिसे चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है, और इस रॉकेट का नाम है LVM-3 M4 का मतलब यह है कि इसकी चौथी ऑपरेशनल फ्लाइट है। और इसकी अगर मैं हाइट की बात करूं तो इसकी हाइट है 42.5 मीटर। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कुतुब मीनार है उसकी हाइट है 22.5 मीटर, मतलब कुतुब मीनार की हाइट से ठीक 29 मीटर कम। तो इस रॉकेट में बेसिकली दोस्तों 3 स्टेज होते हैं। जो पहला स्टेज है उसे हम लोग कहते हैं सॉलिड स्ट्रैप ऑन या सॉलिड मोटर स्टेज। तो इस स्टेज का नाम दिया गया है S200 स्टेज। दूसरा जो स्टेज है दोस्तों वो है लिक्विड कोर बूस्टर
स्टेज, लिक्विड कोर बूस्टर स्टेज, और इस स्टेज का नाम दिया गया है L110 स्टेज। जो तीसरा स्टेज है इसका नाम है क्रायोजेनिक अपर स्टेज, और इसको जो नाम दिया गया है वो दिया गया है C25 स्टेज। तब हम वन बाई वन देखते हैं कि दोस्तों होता क्या है। तो जो पहला स्टेज है दोस्तों वो है S200 स्टेज। इसमें दो बूस्टर रॉकेट ये लगे हुए होते हैं, और इसमें जो फ्यूल होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। तो जो फ्यूल होता है वो बेसिकली सॉलिड का फॉर्म होता है, और जो फ्यूल है वो है HTPB। HTPB का मतलब दोस्तों है हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडियम। दूसरा स्टेज दोस्तों ये है लिक्विड स्टेज, L110 है। L मतलब लिक्विड, तो ये लिक्विड फ्यूल होता है दोस्तों। और इसमें क्या है कि इसमें जो फ्यूल है दोस्तों वो है US25 प्लस N2O4। US25 बेसिकली ये फ्यूल होता है, और ये ऑक्सीडाइजर होता है N2O4। N2O4 का मतलब डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। तो दोस्तों यहां पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो U ये होता है UDMH फ्यूल, और ये जो है दोस्तों H इसको कहते हैं हाइड्रोजन हाइड्रेट, हाइड्रोजन हाइड्रेट। तो दोस्तों जो UDMH होता है ये 75% होता है, और जो ये हाइड्रोजन हाइड्रेट होता है दोस्तों ये होता है 25%। जो तीसरा स्टेज और जो आखिरी स्टेज है, तो जैसे जैसे रॉकेट दोस्तों बढ़ता जाता है, पहले पहला स्टेज बंद होकर अलग हो जाता है, फिर ये दूसरा स्टेज जो लिक्विड स्टेट है, लिक्विड स्टेज है ये भी बंद होकर अलग हो जाता है, फिर लास्ट में तीसरा स्टेज अलग होगा। और ये जो तीसरा स्टेज है यहाँ पे जो फ्यूल यूज करेंगे दोस्तों वो है क्रायोजेनिक फ्यूल। जो तीसरा स्टेज है दोस्तों वो है C25 क्रायोजेनिक अपर स्टेज। इसमें दोस्तों क्या होता है कि जो फ्यूल है वो बेसिकली क्रायोजेनिक फ्यूल होता है। क्रायोजेनिक फ्यूल का मतलब होता है दोस्तों क्रायोजेनिक फ्यूल को यूज करने के लिए यहाँ पे इस पोर्शन में जो इंजन होगा वो क्रायोजेनिक इंजन होगा। क्रायोजेनिक फ्यूल कैसे बनता है दोस्तों, तो बहुत कम टेम्परेचर पे गैसेज को लिक्विफाई किया जाता है। आप अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि जो क्रायोजेनिक फ्यूल हम यूज करते हैं यहाँ पे वो है लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन। लिक्विड हाइड्रोजन को लिक्विफाई करने के लिए -253 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, जबकि लिक्विड ऑक्सीजन को लिक्विफाई करने के लिए -183 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों इसके दो फायदे हो जाते हैं, एक तो लिक्विड फ्यूल को कैरी करना गैस फ्यूल से आसान हो जाता है, और दूसरा कॉस्ट भी कम आती है। क्रायोजेनिक फ्यूल के फायदे ये होते हैं दोस्तों क्योंकि मास फ्लो रेट इसका ज्यादा होता है, और जब मास फ्लो रेट दोस्त ज्यादा होगा तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हाई डेंसिटी एनर्जी यहां से बाहर निकलेगी, तो यहां पे जो थ्रस्ट लगेगा वो भी ज्यादा लगेगा, तो जो हमारी स्पीड होगी रॉकेट की वो भी दोस्तों ज्यादा होगी। दोस्तों हम लोग देखते हैं चंद्रयान 3 के मॉड्यूल को। बेसिकली ये दो मॉड्यूल से मिलकर बना हुआ है। पहला मॉड्यूल जो आपने देखा ये प्रपल्सन मॉड्यूल, और दूसरा जो ऊपर आप लोग देख रहे हैं वो है लैंडर मॉड्यूल प्लस रोवर। ये दोस्तों बेसिकली इंटीग्रेटेड मॉड्यूल है, जहां पे ये प्रपल्सन मॉड्यूल हो गया जो यहां पे दिखाया गया है, और ये है लैंडर मॉड्यूल, और इसके अंदर है दोस्तों रोवर। ये बेसिकली दो मॉड्यूल से मिलकर बने हुए हैं। बेसिकली प्रपल्सन मॉड्यूल का काम है लैंडर मॉड्यूल और रोवर को चंद्रमा के सतह से 100 किलोमीटर के ऑर्बिट में लेके जाना, और जैसे चंद्रमा के ऊपर 100 किलोमीटर के ऑर्बिट में ये जाएंगे, यहाँ पे लैंडर मॉड्यूल और रोवर डिटैच हो जाएंगे, और ये चले जाएंगे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे, जहां पे ये लैंड करेंगे, और प्रपल्सन मॉड्यूल वो 100 किलोमीटर के ऑर्बिट में घूमता रहेगा और अर्थ से कम्युनिकेट करता रहेगा। तो दोस्तों अगर हम लैंडर और रोवर को देखें तो यही जाने वाला है दोस्तों कहां पे, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे यही लैंड करेगा। लैंडर इसका दोस्तों नाम है विक्रम लैंडर। ये विक्रम साराभाई के नाम पे इसका नाम रखा गया विक्रम लैंडर। और दोस्तों ये है प्रज्ञान रोवर। प्रज्ञान रोवर दोस्तों, प्रज्ञान का मतलब होता है बुद्धि या आत्मज्ञान। अब हम लोग देख रहे हैं लैंडर को। लैंडर में कुछ इंपॉर्टेंट पेलोड्स हैं, हम उनको देख रहे हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं रंभा पेलोड। रंभा पेलोड जिसका कि फुल फॉर्म है रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयोनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। रंभा पेलोड इसका बेसिकली वर्क है गैस और प्लाज्मा की स्टडी करना। चंद्राज सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, इस पेलोड का काम है थर्मल कंडक्टिविटी और टेम्परेचर को मेजर करना। और एक हम पेलोड देख रहे हैं दोस्तों ILSA पेलोड, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। इसका काम है चंद्रमा पे भूकंपीयता को मेजर करना। तो दोस्तों ये है हमारा रोवर। रोवर पे दोस्तों APXS और LIBS दो इंस्ट्रूमेंट इंपॉर्टेंट है। APXS जो अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है, और LIBS जो लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर है। दोनों चंद्रमा की सतह की मौलिक संरचना का अध्ययन करेंगे। वहां पे ये देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट है, कैल्शियम है, सिलिकॉन है, आयरन है, मैग्नीशियम है। लैंडर और रोवर चंद्रमा पे 14 दिन तक जीवित रहेंगे। पृथ्वी के 14 दिन के बराबर जीवित रहेंगे, लेकिन चंद्रमा के 1 दिन के बराबर जीवित रहेंगे, क्योंकि जैसे ही वहां पे रात होगी, अंधेरा होगा, फिर आपने देखा होगा यहाँ पे सोलर प्लेट है जिससे कि एनर्जी लेगा सनलाइट से, लाइट नहीं मिलेगी और खत्म हो जाएगा। चंद्रमा का 1 दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है।
तो पृथ्वी के 14 दिनों तक ये जीवित रहेंगे। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव, जहां का टेम्परेचर होता है -225 से -230 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे क्रेटर और गड्ढे हैं। यहाँ पे चंद्रयान 2 हमारा क्रैश लैंड हो गया था, यहाँ पे सूर्य की रोशनी तक नहीं आती, फिर भी हम चंद्रयान 3 के लैंडर को वहीं क्यों लैंड कराना चाहते हैं? इतना इंपॉर्टेंट क्या है दक्षिणी ध्रुव पे? तो इंपॉर्टेंट इसलिए दोस्तों क्योंकि 2008 में हमने जब चंद्रयान फर्स्ट भेजा था तो उसने वहां पानी की खोज की थी, और पानी की खोज का मतलब ये है कि वहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, इसका मतलब ये दोनों रॉकेट फ्यूल बन सकते हैं, तो हमें अर्थ से चंद्रमा पर रॉकेट फ्यूल ले जाने की जरूरत नहीं है। हम भविष्य में वहां पे कॉलोनी बना सकते हैं और वहीं पे रॉकेट बना सकते हैं अपने डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए। तो इंतजार कीजिए दोस्तों, 23 और 24 अगस्त का वो दिन जब दक्षिणी ध्रुव पर हमारा विक्रम और रोवर लैंड करेगा और हम नासा से भी आगे निकल जाएंगे और हमारे लिए बहुत ही गौरवान्वित क्षण होगा।